Hello everyone. Welcome to Study Smart IAS PCS. This is day 25 and day 26 of your crack series. In today's lecture, we will read about Indian polity. इंडियन पॉलिटी में कुछ रेक्टिफिकेशन वाला एलिमेंट भी है अपार्ट फ्रॉम द कॉन्सेप्चुअल पार्ट, जैसे कि पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, कुछ कमिटीज़ वगैरह, राइट। इंटरिम गवर्नमेंट में कौन सी मिनिस्ट्रीज किसके अंदर थी, ये सारी चीज़ें रटनी ही पड़ती हैं, है ना। ये सारी चीज़ें याद करके जाओगे तो फ़ायदा क्या होगा, भले ही इसका डायरेक्ट क्वेश्चन ना आए आपको मैच करने के लिए, बट ये चीज़ें डेफिनेटली हेल्प करती हैं आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करने में और एग्ज़ाम हॉल में आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में। जब आप एग्ज़ाम हॉल के अंदर एंटर करो तो आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ एंटर करो कि मुझे सब आता है, राइट। और ऐसी चीज़ें अगर आपको याद नहीं रहेंगी तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो रहेगा, राइट। सो दैट्स वाई आर्टिकल्स, अमेंडमेंट्स, पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब आपके टिप्स पे होने चाहिए, राइट। अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स में अपीयर होने का सोच भी रहे हो तो ये चीज़ें आपकी ज़ुबान पे होनी चाहिए, राइट। तो आई विल ट्राई कि जो आप सुपरफिशियल रीडिंग लेते हो इन चीज़ों की आपके दिमाग में एक बार चीज़ें बैठ जाएँ, इसकी कोशिश करूँगा। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज़ लेक्चर। ओके, लेक्चर को ध्यान से देखना, स्पीड अगर बढ़ा रखी है तो स्लो कर दो, क्योंकि वर्ड कनेक्शन के थ्रू चीज़ों को याद करने की कोशिश करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा फास्ट देखोगे तो अभी तो लगेगा आपको कि याद होगा, बट बाद में भूल जाओगे। एंड इट वुड बी बेस्ट अगर आप खुद के अपने नोट्स बनाओ। ये तो मैंने लूसेंट से स्क्रीनशॉट लिया है, बट इट वुड बी बेटर अगर आप खुद से अपने नोट्स बनाओ, क्योंकि खुद की राइटिंग में रिवाइज करना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, राइट। सबसे पहले हम पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को याद करेंगे। पार्ट 1 में है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, राइट। अभी आर्टिकल्स को भूल जाओ, आर्टिकल का हम बाद में देखेंगे। फिलहाल देखो पार्ट 1 में क्या है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, राइट। पार्ट 2 में है सिटीजनशिप, पार्ट 3 में है फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 में है डीपीएसपी, पार्ट 4A में है फंडामेंटल ड्यूटीज़, पार्ट 5 में है द यूनियन, पार्ट 6 में है द स्टेट्स, पार्ट 7 को रिपील कर दिया गया, इसके बारे में हमें नहीं पढ़ना है। पार्ट 8 में है द यूनियन टेरिटरीज़, पार्ट 9 में है द पंचायत्स, 9A 9B इज म्यूनिसिपैलिटीज़ एंड कोऑपरेटिव्स, पार्ट 10 है शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज़ के बारे में। बाकी 11th रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स और 12 फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में है। पार्ट 13 बात करता है ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स की। पार्ट 14 बात करता है सर्विसेज अंडर यूनियन स्टेट्स की। पार्ट 14A बात करता है ट्राइब्यूनल्स की। 15 बात करता है इलेक्शन की। 16 बात करता है कुछ सर्टेन क्लास को स्पेशल प्रोविजंस देने की। 17 बात करता है ऑफिशियल लैंग्वेज की। 18 बात करता है इमरजेंसी प्रोविजन की। इतना ही आपको याद रखना है। इसके बाद एक पार्ट 20 याद रखना जो कि अमेंडमेंट की बात करता है। ये ऐसे पढ़ के जाने से काम नहीं चलेगा, आपको इसको दिमाग में बिठाना पड़ेगा। एक सेकंड के लिए क्या करो, इधर क्या पार्ट लिखा है भूल जाओ, एक कहानी सुनो, राइट। आपने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, राइट। हम सब ने मिलके इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ओके। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से पहले इंडिया होना तो चाहिए ना, राइट। सबसे पहले किस चीज़ की बात होगी, कोई देश बना है तो उस देश में एक यूनियन होना चाहिए और उस देश की एक टेरिटरी होनी चाहिए, राइट। सबसे पहले क्या होगा, एक यूनियन होगा और वो यूनियन एक टेरिटरी में रहेगा, तभी तो देश कहलाएगा। तो पार्ट 1 में क्या होगा, एक देश है, यूनियन है, उस देश की एक टेरिटरी है, ठीक है। पार्ट 1 में ये है। अब उस यूनियन में, उस टेरिटरी के अंदर जो लोग रह रहे हैं, पहले तो उनको सिटीजनशिप देनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले एक यूनियन है, उसकी एक टेरिटरी है और उसके बाद उसमें कुछ सिटीजन रहते हैं जिनको सिटीजनशिप मिलती है, राइट। ऐसा थोड़ी कि पहले सिटीजनशिप नहीं मिली पहले फंडामेंटल राइट्स दे दी जाएंगे, किसको दोगे, पहले सिटीजनशिप तो दो, फिर उन सिटीजन्स को राइट देना, राइट। तो याद रखना, पहले यूनियन है, उसकी एक टेरिटरी है, उसके बाद उसमें कुछ सिटीजन्स हैं, उन सिटीजन्स को कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बना के। पार्ट 1, 2 और 3 आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, आप कभी नहीं भूलोगे, राइट। एटलीस्ट एग्जाम तक तो नहीं भूलना, उसके बाद भूल जाना भले ही। जब आपने अपने सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स दिए तो साथ साथ कुछ ड्यूटीज़ की भी बात हुई। ड्यूटीज़ स्टेट की भी होगी और सिटीज़न की भी होगी। तो जो स्टेट की ड्यूटी है उसको डीपीएसपी कहा गया और जो सिटीजन्स को ड्यूटी दी गई उसको फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहा गया। डीपीएसपी इज़ स्टेट की ड्यूटी, क्या ड्यूटीज़ होनी चाहिए स्टेट की, यानी गवर्नमेंट की क्या ड्यूटी होनी चाहिए वो डीपीएसपी में लिखा है, और सिटीजन्स की क्या ड्यूटी होनी चाहिए वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में लिखा है, राइट। याद रखना, यहाँ मैं आपको सिर्फ चीज़ें याद करवाऊंगा कि कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझाऊंगा, बैठ के सिटीजनशिप नहीं पढ़ाने लगूंगा, राइट। बेसिकली मेरा काम है आपको पार्ट्स याद करवाना, कौन से पार्ट्स में क्या है, हम डिटेल में फिर कभी चलेंगे, राइट, कि डीपीएसपी क्या होते हैं। फिलहाल इतना जान लो, सबसे पहले एक यूनियन बना, उसकी एक टेरिटरी बनी, उसमें कुछ सिटीजन्स रह रहे थे, उनको सिटीजनशिप दी गई, फिर उनको फंडामेंटल राइट्स दिए गए। उसके बाद ड्यूटीज़ निर्धारित करी गई, पहले स्टेट की ड्यूटीज़ निर्धारित करी गई जो कि डीपीएसपी की बात करते हैं,
फिर सिटीजन्स की ड्यूटी निर्धारित की गई जिसको हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ बोलते हैं, राइट। अब जब देश बन गया, लोगों को सिटीजनशिप मिल गई, राइट्स मिल गए, किससे क्या ड्यूटीज़ हैं बता दिया गया, उसके बाद अब डिसाइड होगा कहाँ पे कैसे सरकारें चलेंगी। सेंट्रल लेवल पे यूनियन, स्टेट्स में स्टेट गवर्नमेंट होंगी, यूनियन टेरिटरीज़ में अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे, पंचायत में म्यूनिसपैलिटीज़ में अपनी गवर्नमेंट चलेगी, राइट। मतलब बेसिकली उसके बाद हम लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स की बात करते हैं। इग्नोर करना है इस वाले को, 7 वाले को, राइट। तो हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं 7 वाले को। यहाँ तक फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बाद याद रखना हमने बात करी है कैसे गवर्नमेंट चलेगी। यूनियन में चलेगी, स्टेट्स में चलेगी, यूनियन टेरिटरीज़ का अपना चलेगा, और लोकल लेवल पे पंचायत एंड म्यूनिसपैलिटीज़ पे चलेंगे, राइट। इस तरीके से गवर्नमेंट अगर चलेगी तो सोसाइटी में आपस में कोऑपरेशन बना रहेगा, राइट। समझ आ गया। यूनियन, स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, पंचायत, म्यूनिसपैलिटीज़ और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। आपको पहले सीक्वेंस याद होना चाहिए, नंबरिंग आप बाद में करना, राइट। अगर सीक्वेंस याद रही एग्जाम में तो नंबरिंग कर लोगे। अभी मैं बता दूंगा कैसे करनी है, ओके। हायर लेवल से बिल्कुल लोकल लेवल तक गवर्नमेंट कैसे चलेगी वो याद रखना, और गवर्नमेंट अगर स्मूथली चलेगी तो सोसाइटी में कोऑपरेशन बना रहेगा, ओके। और ये याद रखना कि सोसाइटी में जब कोऑपरेशन बना रहा, गवर्नमेंट ऊपर से नीचे तक चल रही है, फिर अचानक याद आया अरे हमने शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज़ के बारे में तो सोचा ही नहीं, तो फिर हमने शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज़ में कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होगा उसको भी ऐड करा कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट। कहीं ये लोग पीछे ना छूट जाएं सोसाइटी से, ओके। तो पहले सोसाइटी में कोऑपरेशन बढ़ा, फिर लोगों ने देखा अरे हम कहीं इनको पीछे ना छोड़ दें, इसलिए शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज़ पे भी ध्यान दिया गया, ओके। तो अभी तक हमने देखा कि एक यूनियन बना, उसकी टेरिटरी हुई, उसमें सिटीजन्स को सिटीजनशिप दिया गया, सिटीजन्स को राइट दिए गए, बताया गया कि स्टेट की क्या ड्यूटी होगी, सिटीजन्स की क्या ड्यूटी होगी। उसके बाद डिफरेंट लेवल पे कैसे गवर्नमेंट काम करेगी, उसकी वजह से सोसाइटी में कैसे कोऑपरेशन बढ़ेगा, और कहीं शेड्यूल्ड या ट्राइबल एरियाज़ वाले लोग पीछे ना छूट जाएँ, इसलिए उनको भी साथ लेके चलना है। यहाँ तक बात हो गई कौन कौन से लेवल पे कैसे गवर्नमेंट होगी। अब डिसाइड ये किया गया कि भाई ये जो यूनियन और स्टेट में गवर्नमेंट बनाई गई है, इनके आपस में रिश्ते कैसे होंगे, इनके रिश्ते कैसे होंगे उसके बारे में बात की गई इसके नीचे, राइट। यानी रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, कैसे रिश्ते होंगे, फाइनेंस प्रॉपर्टी को लेके कैसे रिश्ते होंगे, ट्रेड एंड कॉमर्स को लेके कैसे रिश्ते होंगे, राइट, और सर्विसेज को लेके कैसे रिश्ते होंगे, राइट। तो याद रखना रिश्ते होंगे यूनियन स्टेट्स के बीच में। उसके बाद किस तरह के रिश्ते होंगे उसका जिक्र किया गया है। फाइनेंस और प्रॉपर्टी को लेकर कैसे रिश्ते होंगे, ट्रेड एंड कॉमर्स को लेकर कैसे रिश्ते होंगे, सर्विसेज को लेकर यूनियन स्टेट में कैसे रिश्ते होंगे। तो ये तीनों तरह के रिश्ते आपको याद रहेंगे, तो नेक्स्ट 3 पार्ट्स भी आपको याद रहेंगे, ओके। उसके बाद इन रिश्तों में अगर दरार आई, कोई डिस्प्यूट हुआ, तो उसके लिए ट्राइब्यूनल्स बनाए गए हैं। ऐसे रिश्तों में अगर कोई खटास आई तो ट्राइब्यूनल जाके सॉर्ट आउट कर लो अपना इशू, ओके। बाकी सबसे लास्ट में हम देखते हैं कि इलेक्शंस के थ्रू ये जो गवर्नमेंट बनी गई यूनियन में, स्टेट में, लोकल लेवल पंचायत में, ये सब कैसे बनेंगे, इलेक्शंस के थ्रू बनेंगे। यहीं तक हमें याद रखना है, ओके। यहाँ तक पहले सीक्वेंस याद कर लो, उसके बाद नीचे 2-3 ही इंपॉर्टेंट है वो मैं बाद में बता दूंगा। यहाँ तक की सीक्वेंस कैसे याद करनी है आपको इलेक्शन तक की, आप पहले ये पूरी कहानी लिख लेना, ओके। यूनियन बना, टेरिटरी बने, सिटीजन मिला, राइट्स मिले, स्टेट की ड्यूटी, सिटीजन्स की ड्यूटी, फिर यूनियन स्टेट, यूनियन टेरिटरी, राइट, पंचायत, म्यूनिसपैलिटीज़, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ये सब लिख लेना पहले, ओके। उसके बाद आप 1 2 3 4 करके नंबरिंग कर लेना। मगर नंबरिंग करते वक्त ध्यान रखना कि हमने अभी कहाँ तक पढ़ा है, हमने पढ़ा है पार्ट 15 इलेक्शंस तक, राइट। तो हमें डायरेक्टली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 नहीं लिखना है। हमें बीच में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जब 1 2 3 4 लिखेंगे उसके बाद 4A भी लिखना है नंबरिंग करते वक्त, राइट। उसके बाद जब हम 5 6 लिखेंगे तो हमें 7 नहीं रखना है, क्योंकि 7 जो है 7th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू रिपील कर दिया गया है, ओके। यानी कि नंबरिंग करते वक्त हमें 4 के बाद 4A लिखना है, हमें 7 को इग्नोर करना है, राइट। उसके बाद 8 9 लिखना है डायरेक्टली, और 9 के बाद हमें 9A और 9B लिखना है, राइट। ये चीज़ याद रखना। उसके बाद हमें 10 11 12 13 14 पे आना है, राइट। और हमें 15 तक का सफ़र तय करना है, बट 14 और 15 के बीच में हमें 14A भी याद रखना है। तो क्या क्या याद रखना है, 4A 14A और बीच में 9A और 9B, ओके। इतने ही चारों याद रखने हैं, और हमें इग्नोर क्या करना है, पार्ट 7 को। इस तरह से हमें नंबरिंग करनी है। बाकी सीक्वेंस तो हमें याद हो ही गया कैसे सीक्वेंस रखना है। जब भी एग्जाम में कोई पार्ट पूछा जाए, अगर आपको नहीं याद आ रहा है, फटाफट से नंबरिंग करो, राइट, और सीक्वेंस लिखो, और आपको तुरंत याद आ जाएगा कौन सा किस नंबर पे है, ओके। नंबरिंग करते वक्त ध्यान खाली इतना रखना है कि 4 के बाद 4A है, 9 के बाद 9AB है, और 14 के बाद 14A है। इस तरह से आपको आर्टिकल पार्ट 15 तक तो याद हो जाएगा कि पार्ट 15 तक इलेक्शंस है, राइट। इस कहानी को अगर आपने याद रख लिया तो। इसके बाद हमें 2-3 ही याद रखने हैं।
एक तो ये याद रखना है पार्ट 17 ऑफिशियल लैंग्वेज का, एक ये याद रखना है पार्ट 18 इमरजेंसी का, और एक याद रखना है पार्ट 20 जो कि अमेंडमेंट का है, राइट। यानी कि इसके बाद 15 तक अगर आपको याद हो गया तो ये तीनों बस याद रखना कि 17 ऑफिशियल लैंग्वेज का है, ठीक है, और 18 जो है इमरजेंसी प्रोविजन का है, एंड 20th इज़ द अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये तीनों ही याद रखने, बाकी सब फालतू हैं, राइट। यानी 15 तक आपको नंबरिंग करनी है, उसके तीनों के आपको रटे होने चाहिए, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज पार्ट 17, ओके। 17 ऑफिशियल लैंग्वेज कैसे याद रखोगे भाई? आप ऑफिस में जाके सब तरह की लैंग्वेज नहीं बोल सकते, सब तरह 17 आप ऑफिस में गए हो तो सब तरह की लैंग्वेज नहीं बोल सकते, हिंदी बोलो या इंग्लिश बोलो, राइट। तो सब तरह की लैंग्वेज आप ऑफिस में नहीं बोल सकते, इस तरह याद रखना। पार्ट 17 ऑफिशियल लैंग्वेज का है, पार्ट 18 इमरजेंसी का है। ये कैसे याद रखोगे? 18 को इमरजेंसी से लिंक करने का सिंपल सा तरीका है कि 18 में आ रहा है 1, और ये कैसा दिख रहा है आपको? 8 हैंडकफ जैसा दिख रहा है, हथकड़ी जैसा दिख रहा है, दोनों हाथों में हथकड़ी बांध दी गई, मतलब स्ट्रिक्ट हो गए, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट मेजर लिए गए हैं। तो 18 को आप 18 जब लिखोगे तो इसको हैंडकफ की तरह देखना। तो इमरजेंसी में यही होता है, लोगों को हाथ में हथकड़ी लग जाती है ज़्यादा, अगर कोर्ट वगैरह जाएंगे तो जेल में भेज दिए जाओगे, राइट। तो इमरजेंसी में 18 याद रखना, एक हथकड़ी, इमरजेंसी लग गई, स्ट्रिक्ट है, राइट। इस तरह से करके बस थोड़ा सा दिमाग लगा के याद रखना। और 20 अमेंडमेंट तो सिंपल है, 20 कैसे लिखा है? ऐसे ऐसे, मतलब कोई पार्ट बहुत गलत लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन को, सही करना है, उसको चेंज करना है, राइट। तो हमें अमेंडमेंट करना है, कुछ गलत लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको हमें चेंज करना है, अमेंडमेंट करना है। तो पार्ट 20 रोमन में ऐसे लिखते हैं ना, 20 रोमन लैंग्वेज में, तो ऐसे याद रखना कि नहीं नहीं ये नहीं है, इसको चेंज करना पड़ेगा, अमेंडमेंट करना पड़ेगा, राइट। तो इस तरह से आपको 17, 18 और 20 याद रखना है। बाकी 15 तक तो मैंने आपको सीक्वेंस याद करवा ही दी। इस तरह के आपके सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन के वो प्रिपेयर हो गए। इसको एक बार फिर से रिवाइज़ कर लेना, कोई टेंशन नहीं है, आपको एग्ज़ाम में याद आ जाएगा, ओके। अब हम याद करेंगे आर्टिकल्स को। सबसे पहले आर्टिकल 1, 2, 3 याद करेंगे। आर्टिकल 1, 2, 3 याद करने का तरीका क्या है? आर्टिकल 1 में बात की गई है कि हमारा जो यूनियन है उसकी एक टेरिटरी होगी और उसका एक नाम होगा, राइट। हमारा जो यूनियन है उसकी एक टेरिटरी होगा, उसका एक नाम होगा, यानी आर्टिकल 1 में एक नाम और एक टेरिटरी की बात करी गई है। आर्टिकल 2 में बात करी गई है एडमिशन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। मतलब अगर हमें अपने यूनियन के अंदर, अपनी टेरिटरी के अंदर किसी दूसरे स्टेट को एडमिट करना है या कोई दूसरे स्टेट को इस्टेब्लिश करना है अपने देश के अंदर, उसका जिक्र हुआ है आर्टिकल 2 में, ओके। कोई दूसरा नया स्टेट बनाना है अपने इंडिया के अंदर तो भी आर्टिकल 2 में जिक्र हुआ। मतलब याद रखना, दूसरा, ऑलरेडी हमारा यूनियन एक है, उसके अंदर कोई दूसरा स्टेट बनाना है, राइट। कोई दूसरा, किसी दूसरे स्टेट को एडमिट करना है अपने यूनियन में, तो किसी दूसरे की बात हो रही तो आर्टिकल 2, राइट। और आर्टिकल 3 में 3 काम किए जाते हैं। तीसरा आर्टिकल है तो 3 काम होंगे इसमें, या तो नए स्टेट का फॉर्मेशन होगा, या तो एरिया और बाउंड्री चेंज कर दी जाएगी उस स्टेट की, या फिर उस स्टेट्स का नाम बदल दिया जाएगा, राइट। या तो नया स्टेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, या तो उसकी एरिया और बाउंड्री को चेंज कर दिया जाएगा, या फिर उस स्टेट का नाम बदल दिया जाएगा। ये 3 काम होंगे आर्टिकल 3 के अंदर। तो आई होप आपको 1, 2 और 3 याद हो गया होगा। देखो, अगर चीज़ें याद हो रही हैं और अगर अभी तक वीडियो बने हुए तो कमेंट करो कि सर चीज़ें याद हो रही हैं, लिखोगे तो दैट्स माई ओनली मोटिवेशन। लिसन, आई कैन जस्ट रीड द PDF एंड गो जस्ट लाइक अदर यूट्यूबर्स। आई एम पुटिंग इन एफर्ट्स, तो आई नीड मोटिवेशन एज वेल। और मेरा मोटिवेशन सिर्फ आपके कमेंट्स हैं, याद रखना। अगर आपको सच में चीज़ें याद हो रही तो कमेंट में लिखो सर चीज़ें याद हो रही हैं, राइट। सो दैट आई नो कि मेरा एफर्ट डालने का कोई मतलब है, अदरवाइज मैं भी PDF रीड करके चला जाऊँगा, राइट। आई जस्ट वॉन्ट ऑल ऑफ़ यू कि आप अगर कोई चीज़ पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में घुसे, आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहे, राइट। तो अगर आपको 1, 2, 3 याद हुआ, पीछे पार्ट से याद हुए, तो कमेंट में लिखो सर चीज़ें याद हो रही हैं, ओके। तो मुझे पता तो चले कि याद हो रही हैं, ओके। तो आगे भी मैं और चीज़ें भी याद करवाऊँगा आपको, है ना। अब 1, 2, 3 अगर याद है, उसके बाद स्टेट फॉर्मेशन हो गया, टेरिटरी हो गई, नामकरण हो गया, उसके बाद तो सिटीजन्स को सिटीजनशिप दी जाएगी। तो 5 से 11 सिटीजनशिप का है, ये याद रखना, राइट। 1, 2, 3 के बाद 5 से 11 सिटीजनशिप का है, ये बात याद रखना, ओके। अब आप सोचोगे सर आर्टिकल 4 का क्या हुआ? आर्टिकल 4 कुछ नहीं है। आर्टिकल 4 बस इतना कहता है कि आर्टिकल 2 और 3 में आप जो भी काम कर रहे हो वो सिंपल मेजॉरिटी से कर सकते हो, किसी अमेंडमेंट के तहत आपको नहीं करना पड़ेगा, राइट। इस आर्टिकल 2 और 3 में जो काम आप कर रहे हो, नए स्टेट को बनाना, अल्टर करना, बाउंड्रीज चेंज करना, नाम चेंज करना, इन सब के लिए किसी अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है, ऐसा बोलता है आर्टिकल 4। तो आई होप आपको आर्टिकल 1 से लेकर 11 तक याद होगा, ओके। आर्टिकल 12 से स्टार्ट होते हैं फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 12 बताता है स्टेट की डेफिनेशन क्या होगी, राइट। तो याद रखना स्टेट की डेफिनेशन क्या होगी, ये मुझे बार बार आपको ना बताना पड़े, एक बार में याद कर लेना, ठीक है। बार बार नहीं बताऊंगा डेफिनेशन क्या है स्टेट की, एक बार में याद रखना। तो आर्टिकल 12 यानी बार बार नहीं बताऊंगा स्टेट की क्या डेफिनेशन है। फिर आर्टिकल 13
लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ओके, अगर सरकारें कुछ ऐसे लॉज बनाती हैं जो आपके फंडामेंटल राइट्स का वॉलेशन करते हैं, उनके अगेंस्ट आप कोर्ट जा सकते हो। यही आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू की नींव रखता है इंडिया में, राइट। तो आर्टिकल 13 क्या कहता है? तेरा कानून मेरे फंडामेंटल राइट्स को नहीं छीन सकता। तेरा कानून मेरे फंडामेंटल राइट्स को नहीं छीन सकता, ये बात कहता है आर्टिकल 13। तेरा कानून मेरे फंडामेंटल राइट्स को नहीं छीन सकता, ठीक है। तो 12 और 13 याद रहेगा, बार बार स्टेट की डेफिनेशन नहीं बतानी पड़े। और तेरा कानून मेरे फंडामेंटल राइट्स को नहीं छीन सकता। ओके, आर्टिकल 14 बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ की। याद रखना, अब यहाँ पे मैं आपको इक्वालिटी बिफोर लॉ वगैरह नहीं समझाऊंगा, बिकॉज मैं ऑलरेडी अपने प्रीवियस एपिसोड से समझा चुका हूँ ये सब चीज़ें क्या है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या होता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या होता है, तो पहले के एपिसोड देख लो जिसने नहीं देखे हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ आर्टिकल याद करवा रहा हूँ, राइट। तो आर्टिकल 14 तो याद करना बहुत सिंपल है, इक्वालिटी की बात करता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ की। तो वन लॉ फॉर ऑल, राइट, वन फॉर ऑल, इस तरह से याद रखना, 1 4। ओके, आर्टिकल 15 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। यानी आर्टिकल 15 5 ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेशन को बैन करता है। आर्टिकल 15 क्या करता है? 5 ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेशन को बैन करता है। कौन से 5 ग्राउंड्स? RRCSP। ओके, RRCSP याद रहेगा आपको। तो आर्टिकल 15 यानी कि आप किसी एक इंसान के साथ इन 5 ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। आर्टिकल 15, ओके, याद रहेगा। आर्टिकल 16 की बात करें, आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ओके, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में भी आपको जो अपॉर्चुनिटी मिले उसमें इक्वालिटी होनी चाहिए, ये बात कहता है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 यानी 1/6 यानी 1/6 एक अच्छी अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयमेंट के मामले में, ठीक है। आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है एम्प्लॉयमेंट की, कैसी मिलती है? अच्छी मिलनी चाहिए ना, वरना क्यों ज्वाइन करोगे? तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी से याद रखना 1/6। ओके, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की बात की गई है 1/6 में। ओके, इस चीज़ को याद रखना। आर्टिकल 17 अगेन एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करता है। ओके, तो आर्टिकल 17 सब तरह की अनटचेबिलिटी को हटाने की बात करता है, आर्टिकल 17। ओके, आर्टिकल 18 कहता है एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। आप जब 18 साल के हो जाते हो तो आप बोलते हो मुझे कॉलेज जाना है, मैं बच्चा नहीं रहा, मेरे जो आपने निकनेम रख रखे हैं घर वालों ने, बिट्टू, चिंटू, पिंटू, ये सारे नाम मुझे अब मत बुलाया करो, मैं 18 साल का हो गया हूँ, मुझे कॉलेज जाना है। तो 18 साल के होते ही अपने पुराने टाइटल्स को आप एबॉलिश कर देते हो। इस तरह से आर्टिकल 18 भी याद रखना। ओके, आर्टिकल 20 बात करता है जब आपको किसी जुर्म में कन्विक्ट किया जाता है, कन्विक्ट घोषित किया जाता है, तो आपके पास क्या क्या प्रोटेक्शन है। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, किसी ऑफेंस के लिए कन्विक्ट होते हो तो क्या क्या प्रोटेक्शन आपके पास अवेलेबल है, ये बात करता है आर्टिकल 20। यानी आर्टिकल 20 कन्विक्ट की बात करता है। तो आप क्या देखते हो? 20-20 मैच देखते हो, आजकल सारे मैच 20-20 होते हैं, IPL वगैरह भी 20-20 ओवर का होता है। तो 20-20 ओवर में आप क्या देखते हो? 2 चीज़ें देखते हो कि कौन विक्ट्री पा रहा है, विक्ट्री किसको मिल रही है, या फिर कौन विकेट ले रहा है। जहाँ भी 20-20 की बात होगी तो कौन विक्ट्री पा रहा है, कौन विकेट ले रहा है, यही चीज़ें देखोगे। तो कौन विकेट ले रहा है, कौन विक्ट्री। तो आर्टिकल 20 देखते ही आपको कन्विक्ट वर्ड याद आना चाहिए, राइट। कन्विक्ट वर्ड याद रहेगा तो आर्टिकल 20 से आप सॉल्व कर ले जाओगे, मैच करने को आएगा तो यू विल बी एबल टू डू इट। ओके, आर्टिकल 21 बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ऑब्वियसली आप 18 साल में अपना टाइटल वगैरह अबॉलिश करके कॉलेज गए थे, अब कॉलेज के पास आउट होने का टाइम आ गया, 21 साल के हो गए हो। 21 साल के हो गए तो आपको ध्यान आएगा आपकी लाइफ क्या है, राइट, आपकी अपनी डिग्निटी है, कैसे पर्सनल लिबर्टी को इंश्योर करोगे, ये सब ख्याल आपको आर्टिकल 21 में आने लगता है। जब 21 साल के होते हो तो आपको पता लगता है कि अब लाइफ के बारे में सोचना पड़ेगा, सीरियस होना पड़ेगा, राइट। और जब इतने बड़े हो जाते हो ना 21 साल के, तब आपको बचपन की याद आती है, आर्टिकल 21A की, क्योंकि अब आप एडल्ट हो गए हो, 21 साल के एडल्ट हो गए हो, तो अब आपको बचपन की याद आती है जब आप एजुकेशन लेने जाते थे। तो आर्टिकल 21A राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करता है। तो जब आप एलिमेंट्री एजुकेशन लेने स्कूल जाते थे बचपन में, उन दिनों की याद आपको आती है जब 21 साल के एडल्ट हो जाते हो तब, ठीक है। कॉलेज से पास आउट हुआ, बट 18 साल में आप टाइटल अबॉलिश करके कॉलेज चले गए थे, उसके बाद 21 साल में आप पास आउट होके आए तो आपको लाइफ की चिंता होने लग गई। फिर आपको याद आता है अरे 21 साल का एडल्ट हो गया मैं, तो अब मुझे राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन वाले दिन अपने याद आ रहे हैं, स्कूल के दिन याद आ रहा है, राइट। तो 21 और 21A आई होप, वैसे तो ये बहुत पॉपुलर है, किसी ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, फिर भी जो लोग बिल्कुल नए हैं वो याद कर लेना। ओके, आर्टिकल 22 बात करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। आपको कोई अरेस्ट करके ना ले जाए, कोई डिटेन ना करे, उसके अगेंस्ट क्या क्या प्रोटेक्शन आपको मिली हुई है, वो आर्टिकल 22 इससे डील करता है। तो आर्टिकल 22 कहीं ना कहीं अरेस्ट की बात कर रहा है। अरेस्ट करके आपको कहाँ रखते हैं? जेल में रखते हैं, ठीक है। कहते हैं ना जेल की 4 दीवारी के अंदर कैद हो, तो जेल की 4 दीवारी के अंदर कैद हो यानी 2+2
इज इक्वल टू 4, तो 2 + 2 इज इक्वल टू 4 दीवारी, जेल की 4 दीवारी के अंदर अरेस्ट करके रख दिया जाएगा, राइट। तो याद रखना 2 + 2 इज इक्वल टू 4 दीवारी ऑफ जेल, राइट। इस तरह से आपको अरेस्ट वाला 22 याद रहेगा। बहुत से लोग 20 और 22 में कन्फ्यूज़ होते हैं। 20 में याद रखना कौन विकेट ले रहा है 2020 मैच। 22 में याद रखना कि अरेस्ट 2 + 2 4 दीवारी जेल की। ये सब चीज़ें यहाँ पे लिख लेना साइड में, तभी याद रहेगा रिवीजन में, हमेशा फटाफट रिवीजन होगा फिर, राइट। आर्टिकल 23 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। किसी से फोर्स लेबर करवा रहे हो, ट्रैफिकिंग कर रहे हो ह्यूमन्स की, उसकी बात करता है आर्टिकल 23, कैसे इन चीज़ों को रोकना है। तो ट्रैफिक वर्ड आ रहा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, कैसी भी ट्रैफिकिंग हो, ट्रैफिक वर्ड आ रहा है। ट्रैफिक वर्ड आते ही आपको क्या याद होता है, रेड लाइट पे आप रुके हुए होता है ना, बस अब 3 लिखा, 2 लिखा और 1 लिखा, फटाफट से आपने, आपका 3 और 2 दिखता है, आप 1 और 0 का वेट भी नहीं करते, गाड़ी स्टार्ट कर देते हो रोड क्रॉस करने के लिए, राइट, रेड लाइट पे। तो बस 3 दिखा, 2 दिखा, आपने 1 का वेट भी नहीं किया, 0 का वेट भी नहीं किया, गाड़ी भगा ली। तो इस तरह से आर्टिकल 23 ट्रैफिक पे याद रखना कि आपको 3, 2 ऐसे करके दिखता है, उल्टी गिनती चलती है ना कि अब रेड लाइट खत्म होने वाली, तो 3, 2 करके आपको ट्रैफिक याद होना चाहिए, ओके। आर्टिकल 24 बात करता है प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करने की बात करता है आर्टिकल 24, ओके। अब 24 चाइल्ड के फैक्ट्री में एम्प्लॉयमेंट से चाइल्ड को रोक रहा है, राइट, कि चिल्ड्रन जो है फैक्ट्री में एम्प्लॉयमेंट ना करे, चाइल्ड लेबर ना हो। कैसे याद रखोगे, देखो 24 चिल्ड्रन अगर फैक्ट्री में एम्प्लॉयमेंट करेंगे, उनको क्यों रोका जाता है? चिल्ड्रन क्या करते हैं, कुछ उनको आता तो है नहीं, स्किल्ड तो होते नहीं है, तो तोड़ फोड़ करते हैं 24 तोड़ फोड़ करेंगे फैक्ट्री में, इसलिए 24 के तहत प्रोहिबिट कर दो चिल्ड्रन को फैक्ट्री में आना, तोड़ फोड़ कर देंगे 24, राइट, याद रखना इसको। आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक बात होती है रिलीजन की, ओके। इसको बोलते हैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन। मैंने आपको बताया कि आपको 21 साल में लाइफ का एहसास हुआ और आपको लगा अब आप एडल्ट हो गए हो, आपको अपने एलिमेंट्री एजुकेशन वाले दिनों की याद आने लगती है। फिर वैसे ही जब आप 25 साल के होते हो तो आपको लगता है कि लाइफ में उलझनें बढ़ रही हैं, थोड़ा सा मुझे किसी रिलीजन को आप प्रैक्टिस करना पड़ेगा, किसी रिलीजन का सहारा लेना पड़ेगा। आप भगवान की पूजा पाठ करना शुरू करते हो 25 साल के होते हो तो, राइट। तो कहीं ना कहीं अपने रिलीजन को आप प्रैक्टिस करते हो, प्रोपगेट करने की कोशिश करते हो रिलीजन को, राइट। 25 साल में धीरे धीरे हर कोई स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ने लगता है, राइट। उसके पहले खूब मौज मस्ती चलती है लाइफ में, तो 25 साल से थोड़ा थोड़ा आप रिलीजन की तरफ आकर्षित होते हो। फिर आपसे खुद से मैरिज नहीं होता तो आप सोचते हो कि भाई मैं कोई रिलीजियस डिनोमिनेशन को ज्वाइन कर लूँ क्या, किसी रिलीजियस डिनोमिनेशन से जुड़ जाऊँ क्या, 26 साल के जब होते हो तो, राइट। 1 साल आपने खुद कोशिश करी, फिर आपको लगा नहीं मुझसे नहीं हो रहा है, मुझे किसी रिलीजियस डिनोमिनेशन से जुड़ना चाहिए, आई थिंक, ओके। फिर जब 1 साल आप उस डिनोमिनेशन में रहते हो, फिर 27 साल के होते हो, आपको लगता है अरे ये लोग तो मुझसे टैक्स वगैरह पे करने को बोल रहे हैं, तो आपकी ये लगता है मेरी फ्रीडम है भाई, मैं ऐसे किसी रिलीजन के लिए टैक्स वगैरह ना पे करना पड़े मुझे, राइट। मतलब मुझे कोई टैक्स ना मांगे, मैं तो रिलीजन डोनेशन भक्ति करने आया था, मुझसे टैक्स क्यों मांग रहे हैं। तो सर 27 में आपको रियलाइज़ हुआ नहीं मैंने इससे बेटर तो मैं खुद ही था, अकेले ही अपनी पूजा वूजा करा था 25 साल में, राइट। तो आगे चल के आप जब 28 साल के होते हो तो लोगों को क्या करते हो, एजुकेट करते हो 28 एजुकेट करते हो कि भाई खुद से ही पूजा वूजा करो। मतलब बेसिकली 28 बात करता है कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में अटेंड करना ज़रूरी नहीं है, राइट। स्कूल्स कॉलेजेस में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को अटेंड करना ज़रूरी नहीं है, ये बात आर्टिकल 28 कहता है। तो आपको सिर्फ एजुकेशन वर्ड याद रखना है तो आपको याद रहेगा। तो 28 एजुकेट, 28 साल के होते हो तो लोगों को एजुकेट करते हो कि भाई खुद अपनी अपनी आस्था रखो, राइट। इस तरह से आपको 25 से 28 तक के सारे आर्टिकल्स याद होने चाहिए, ओके। आर्टिकल 29 और 30 बात करते हैं माइनॉरिटीज़ के राइट की, राइट, कि माइनॉरिटीज़ का इंटरेस्ट कैसे प्रोटेक्ट किया जाए और माइनॉरिटीज़ को ये हक है कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश करके एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं। मतलब आर्टिकल 29 और 30 बेसिकली माइनॉरिटीज़ के हैं, ये चीज़ याद होनी चाहिए, है ना। अब 30 माइनॉरिटी ये तो याद करना इजी है ना, 30 माइनॉरिटी, बस 30 के पहले वाला भी माइनॉरिटीज़ का ही है, बस ये 29 30 ऐसे याद रखना। 30 माइनॉरिटी तो राइमिंग में आ रहा है ना, तो 30 माइनॉरिटी याद रखना, उसके पहले याद रखना 29 भी माइनॉरिटी का ही है, ओके। आर्टिकल 32 रेट इशू वाला आर्टिकल है, 226 हाई कोर्ट का है, 32 सुप्रीम कोर्ट का है। तो ये दोनों तो आपको याद ही होंगे, इतना तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि 32 और 226 तो याद करना ज़रूरी है, राइट। 32 में सुप्रीम कोर्ट रेट इशू करता है, 226 में हाई कोर्ट रेट इशू करते हैं। तो ये दोनों आर्टिकल तो आपकी ज़ुबान पे वैसे ही होंगे, ओके, इसको याद नहीं करवाऊँगा। बाकी DPSP में सारे तो नहीं इंपॉर्टेंट है, बट जो मैं याद करवा रहा हूँ उतने तो याद होने ही चाहिए। वैसे तो DPSP आपको सारे रटे होने चाहिए, बट आर्टिकल्स आपको जो मैं याद करवा रहा हूँ उतने याद कर लेना, तब भी काम चल जाएगा, ठीक है। DPSP याद रखना 36 से 51 तक है, बट मैं आपको कुछ ही आर्टिकल याद करवाऊंगा, जैसे कि आर्टिकल 40 इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत्स। विलेज पंचायत में क्या होता है, 4 लोग आके बैठते हैं और पूछो कि भाई निष्कर्ष क्या निकला, तो 0, निष्कर्ष के नाम पे 0 है।
विलेज में पंचायत तो होती है, 4 लोग आके बैठते हैं, लेकिन निष्कर्ष उसका फल क्या निकला उस बात का कंक्लूजन का निकला, तो बोलेंगे 0, कुछ कंक्लूजन निकला। तो इस तरह से 4-0 विलेज पंचायत में यही हो रहा है। ओके, आर्टिकल 41, राइट टू वर्क टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंट इन सर्टन केसेस। कैसे याद रखोगे? 41 राइट टू वर्क की बात करता है। अगर आपको 4 रोटी कमानी है, तो एक ना एक काम तो करना पड़ेगा लाइफ में, खाली नहीं बैठ सकते, राइट। 4 रोटी कमानी है तो एक ना एक काम करना पड़ेगा। आर्टिकल 42 कहता है प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस फॉर वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। मतलब मैं वर्क करने तो आऊँगा मगर मुझे ह्यूमन कंडीशन चाहिए, मुझे मैटरनिटी रिलीफ चाहिए, ये सब भी मेरे हक है। मतलब काम के टाइम में एक्सप्लॉयटेशन ना हो, इसकी बात करता है आर्टिकल 42। स्टेट की जिम्मेदारी है, ठीक है, कि आपको जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस प्रोवाइड करवाई जाए काम के वक्त। तो आर्टिकल 42 कैसे याद रखोगे? भाई मुझे 4 रोटी नहीं खानी है, मुझे 2 ही रोटी खानी है, मगर इज्जत से खानी है, ठीक है। मुझे अपना हक भी चाहिए, मुझे ह्यूमन कंडीशंस चाहिए, ठीक है। पहला 41 कैसे? अगर 4 रोटी कमानी है तो एक ना एक काम करना पड़ेगा। 42 में आप बोल रहे हैं मुझे 4 रोटी नहीं खानी है, मुझे 2 ही रोटी खानी है, बट मुझे ह्यूमन कंडीशंस में काम करना है, उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा भागना नहीं है, राइट। तो 41, 42 आई थिंक अब आप नहीं बोलोगे, 40 भी नहीं बोलोगे। 43 बात करता है लिविंग वेज फॉर वर्कर्स के लिविंग वेज की बात कौन सा आर्टिकल कर रहा है? 43। ओके, 43 को याद करेंगे, सिंपल तरीका है सैलरी। 43 सैलरी 3-4 बार आप बोलोगे, याद रहेगा, सैलरी की बात करता है। और 43A ये कहता है कि वर्कर्स बोलते हैं कि भाई ए मतलब अपग्रेड कर दिया किसी चीज़ को, राइट, किसी के आगे ए लग गया तो अब हमें अपग्रेड करो, ए करो। 43A मतलब हमें अपग्रेड करो, कितना कब तक हमें सैलरी देते रहोगे। 43A में वर्कर्स बोल रहे हैं हमारा थोड़ा इंडस्ट्री के अंदर पार्टिसिपेशन बढ़ाओ, मैनेजमेंट में भी लो, हमें सिर्फ वर्कर के तौर पे मत रखो, हमें मैनेजमेंट का हिस्सा भी बनाओ ना। तो 43A में वो अपग्रेडेशन मांग रहे हैं अपने जॉब का। 43 में तो सिर्फ सैलरी मिल रही थी, 43 सैलरी, 43A में वो अपग्रेडेशन मांग रहे हैं कि हमें मैनेजमेंट का भी हिस्सा बनाओ। तो आई होप 43 और 43A आपको याद रहेगा। 44 बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, राइट। हमारे देश में लगभग 4 धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। उन सब में 4 तरह के रिचुअल्स होते हैं, उन सभी को यूनिफॉर्म करने की बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो 4 याद रखना। ओके, आर्टिकल 45 बात करता है प्रोविजन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर। 6 साल से कम उम्र के बच्चों के अर्ली चाइल्डहुड केयर की बात करते हैं आर्टिकल 45, राइट। कैसे याद रखोगे? 6 साल से कम और बच्चे कितने साल के होंगे? 4-5 साल के होंगे, राइट। 45 4-5 साल के बच्चों की बात करता है, 6 साल से कम उम्र के बच्चों की, इस तरह से याद रखना। आर्टिकल 46 बात करता है प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SCs, STs एंड OBCs। 46 फॉर द सेक ऑफ SCs, STs एंड OBCs, इस तरह याद रखना। 46 को 46 बोलते हो ना, तो फॉर द सेक ऑफ SCs, STs एंड OBCs, इस तरह से याद रखना। 47 ड्यूटी ऑफ स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ पब्लिक हेल्थ के लेवल को रेज करने की बात कर रहा है 47। पब्लिक हेल्थ सिस्टम क्यों बनाया जाता है? ताकि पब्लिक की सेविंग हो सके हेल्थ के मामले में, राइट। पब्लिक के पैसे बच सके। आपको पता है प्राइवेट हॉस्पिटल में कितना ज़्यादा बिल आता है, तो इसलिए पब्लिक हेल्थ सिस्टम बनाना जाना चाहिए, ऐसा 47 में लिखा है। पब्लिक हेल्थ सिस्टम बनाना चाहिए ताकि फॉर सेविंग्स से 47 याद रखना, फॉर सेविंग पर्पज़, ताकि लोगों के दवाइयों के पैसे बचें। फॉर सेविंग 47 फॉर सेविंग, ठीक है, पब्लिक हेल्थ में सेविंग हो सके लोगों की। 48 बात करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। एग्रीकल्चर की बात भी कर रहा है और एनिमल हस्बेंड्री की बात भी कर रहा है आर्टिकल 48। कैसे याद रखोगे? फॉर यानी 4, ठीक है, 4 से 4 काउज है, मान लो 4 गाय हैं और दे एट 4 काउज एट द ग्रास, राइट। 4 काउज एट द ग्रास, ओके। 4 गाय आई और दे एट द ग्रास, 4 तो 4 काउ यानी कि एनिमल हो गया, ग्रास यानी कि एग्रीकल्चर हो गया। 4 काउज एट द ग्रास, 48 याद हो गया आपको, राइट। और देखो 49 प्रोटेक्शन ऑफ मोनूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, राइट। 49 को आप ऐसे याद करना 45 से। 45 क्या होते हैं? किले वगैरह, उनको प्रोटेक्ट करो। 49 को 45 से याद रखना, ओके। 50 जो है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। अब जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव में पावर का सेपरेशन करोगे तो कहीं भी सेपरेशन होगा तो सेपरेशन 50-50 होना चाहिए ना, तभी तो सब खुश रहेंगे। तो सेपरेशन जब भी होगा पावर का 50-50 होगा, इसलिए आर्टिकल 51 बात करता है सेपरेशन ऑफ पावर की। आर्टिकल 51 बात करता है कि भाई प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। कैसे होगा प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस? हमारे पूरी दुनिया में कितने समंदर हैं? 5 समंदर हैं, और 5 समंदर अगर एक साथ एक गवर्नेंस करें, पीसफुल तरीके से रहें, तो 5 समंदर में एक साथ शांति लाई जा सकती है। तो 51 याद रखना, ओके।
टोटल 5 मेजर ओशियंस है ना, 5 ओशियंस है वर्ल्ड में, तो 5 ओशियंस में अगर पीस लानी है, सबको एक साथ आना है, तो 51 याद रखना है इसको, ओके। और 51A कहता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ द सिटीजन, ऑब्वियसली सबको साथ लाना, पूरे वर्ल्ड को साथ लाना या सिटीजन की ड्यूटीज़ है, तो 51A की बात हो रही है उसी में, राइट। एडल्ट सिटीजन की ड्यूटी है 51A। आर्टिकल 72 प्रेसिडेंट को पार्डनिंग पावर की पावर देता है कि अगर किसी को सुप्रीम कोर्ट से सज़ा मिली है तो जाके प्रेसिडेंट से माफ़ी मांग सकता है, पार्डनिंग पावर दी है, प्रेसिडेंट उसको माफ़ कर सकते हैं, ओके। 72 लोग जाते हैं प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट जी हमारा साथ दो ना, हमारा साथ दो ना, हमें सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा सुना दी है, हमारा साथ दो ना, तो आपको 72 याद रहेगा। 61 भी याद रखना, प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट का आर्टिकल है, 61 इज़ स्ट्रिक्ट वन। 61 के तहत प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जाता है, तो आर्टिकल 61 भी नोट कर लेना, 61 इज़ स्ट्रिक्ट वन, ऐसे करके याद रखना। 76 बात करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की, 76 की बात करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की। अटॉर्नी जनरल कौन होते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लॉयर होते हैं। 76 गवर्नमेंट का लॉयर फिक्स, 76 गवर्नमेंट का लॉयर फिक्स, 76 गवर्नमेंट का लॉयर फिक्स, इस तरह याद रखना। और स्टेट्स में होते हैं एडवोकेट जनरल सिमिलरली, ठीक है, जो स्टेट गवर्नमेंट को कोर्ट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। उनका आर्टिकल क्या होता है? 165, राइट। 165 एडवोकेट जनरल करेंगे कोर्ट में बैठक, 165 एडवोकेट जनरल करेंगे कोर्ट में बैठक, राइट। वैसे ही 76 गवर्नमेंट का लॉयर फिक्स, तो दोनों याद रखना, 165 और 76 को एक साथ याद करना, तभी याद रहेगा। 108 में दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट की ज्वाइंट सिटिंग होती है, तो कैसे याद रखोगे? 108 108 एक साथ आओ, एक साथ आओ, दोनों हाउस एक साथ आके बैठो, 108 एक साथ आओ करके याद रखना। 110 बात करता है मनी बिल की, आई होप ये तो आपको याद होगा, बहुत न्यूज़ में रहता है। 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करता है, ये सारे आपको याद होने चाहिए, आए दिन न्यूज़ में रहते हैं। 123 बात करता है ऑर्डिनेंस की, ये भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, ये तो पता ही होगा आपको। 1 2 3 कैसे याद रखोगे? जब भी पार्लियामेंट सेशन नहीं होता, गवर्नमेंट बहुत जल्दबाजी में ऑर्डिनेंस लाना चाहती है कि भाई चुपके से चोर दराजे से कोई कानून पास करा दिया जाए, क्योंकि संसद तो अभी सत्र में है नहीं, चलो चोर दराजे से कोई ऑर्डिनेंस ले आते हैं फटाफट। तो गवर्नमेंट बहुत अर्जेंट तरीके से ऑर्डिनेंस लाती है, बस चुटकी बजाते ही 1 2 3 बोलते ही ऑर्डिनेंस आ जाता है, 1 2 3 बोलते ही ऑर्डिनेंस आ जाता है, ऐसे करके 1 2 3 याद रखना, ओके। आर्टिकल 143 बात करता है प्रेसिडेंट का सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेने की, ठीक है, एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात करता है 143, ठीक है। प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट कर सकते हैं किसी अहम मुद्दे पे। अब प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट करने गए, सुप्रीम कोर्ट ने मान लो 3 सजेशन दे दिए, तो प्रेसिडेंट एक ही मानेंगे, 143, ठीक है। प्रेसिडेंट ने एक सजेशन मांगा, सुप्रीम कोर्ट ने 3 सजेशन दे दिया, तो 143, ओके, याद रखना। आपने 3 सजेशन दिए बट हम एक ही मानेंगे, तो 143 याद रखना। सजेशन 3 दिया बट माना एक ही गया, ओके। 143 तो चलो भाई ठीक है, 1 सजेशन मांगा आपने, 3 दे दिया, हम एक ही लेंगे, 1 सजेशन फॉर 3, राइट। बट 148 CAG का है, ये कैसे याद रखोगे? 148 CAG क्या चेक करता है? किसके पैसे गलत तरीके से बढ़ रहे हैं, कौन अपना पैसा 1 रुपये से 4 रुपये बना ले रहा है, 4 रुपये से 8 गुना बढ़ा रहा है, एक्सपोनेंशियली किसके पैसे बढ़ रहे हैं, वो चेक करता है CAG। कैग का काम होता है ऑडिट करना, राइट। तो केस को ऑडिट करेगा जो अपनी इनकम को 1 से 4 गुना कर लेगा, 4 से 8 गुना कर लेगा, राइट, ऐसे एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा, तो CAG की शक की नज़र उस पर जाएगी, ऑडिट करेगा फिर, राइट। 148 ऐसे याद रखना, ओके। जैसे 72 जो है वो प्रेसिडेंट को देता है पार्डनिंग पावर, ऐसे 161 जो है गवर्नर को देता है पार्डनिंग पावर। 161 कैसे याद रखोगे? गवर्नर के पास कोई कैदी है, माफ़ी मांगने आया, गवर्नर कहते हैं 161 लोग आ जाते हैं मेरे पास माफ़ी मांगने रोज रोज, गवर्नर क्या कहते हैं? 161 लोग आ जाते हैं। प्रेसिडेंट का क्या बताया था? प्रेसिडेंट जी साथ दो ना, और गवर्नमेंट को जब बोला भाई साथ दो ना, तो गवर्नर क्या बोलेंगे? 1 से 1 लोग आ जाते हैं रोज़, 161 याद रखना। 165 एडवोकेट जनरल मैंने बता ही दिया, राइट। 165 एडवोकेट जनरल की कोर्ट में बैठक। 168 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यू कैन इग्नोर इट। 202 स्टेट का एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और 213 पावर ऑफ गवर्नर टू प्रोमगलेट ऑर्डिनेंस। देखो ये तो ईजी है, 1 2 3 में सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस लाती है, प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस लाता है, और 213 में इसी 2 को इधर कर दोगे अगर, तो गवर्नर ऑर्डिनेंस लाएगा, राइट। 202 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है स्टेट बजट का। 112 यूनियन बजट का होता है, 202 स्टेट बजट का होता है, इस तरह से याद रखना, ओके। हाई कोर्ट के रेट इशू करने की पावर बताई दी, 226 में होती है, राइट। बाकी दिल्ली के जो स्पेशल प्रोविजंस हैं वो 239A में दिए गए हैं। 239A याद रखना, ये भी ऐसे भी इजी है, क्योंकि आपको पता है कि 69th अमेंडमेंट एक्ट के तहत दिल्ली को यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर बनाया गया था, तो 69 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू दिल्ली को
स्पेशल पावर्स दी गई थी। 69 बोलो या 2 × 3 9 बोलो, राइट, बात एक ही है। 2 × 2 = 6, राइट। तो इस तरह से 69 को आप 2 × 3 9 भी बोल सकते हो, राइट। तो याद रखना 69 और 239 को इस तरह लिंक करके याद रख सकते हो, बट याद रखना 239 ए है, तो 239 नहीं है, ओके। आर्टिकल 266 बात करता है कंसोलिडेटेड फंड की, ओके, और 267 बात करता है कंटिजेंसी फंड की। कैसे याद रखोगे? 266 बात कर रहा है कंसोलिडेटेड फंड की। 266 यानी कि समझ लो 2 ताले लगे हुए हैं, लॉक, 6 लॉक जैसा दिख रहा है ना, ताला ऐसे ही तो होता है, तो 2 लॉक लगे हुए हैं। लेकिन अगर कोई कंटिजेंसी आएगी तो ये 2 लॉक में से एक लॉक को खोल दिया जाएगा, ये वाला खोल दिया जाएगा, तो कंटिजेंसी पे 267 हो जाएगा। वैसे कंसोलिडेटेड रहेगा तो दोनों लॉक कंसोलिडेटेड हैं, दोनों लॉक लगे हुए हैं, राइट। तो 266 267 ऐसे करके याद रखना। बाकी जीएसटी का 279 है, ये तो आपको याद रहेगा, आए दिन न्यूज़ में रहता है, ओके। आर्टिकल 300A राइट टू प्रॉपर्टी है, जो पहले फंडामेंटल राइट्स हुआ करते थे, अब उनको लीगल राइट बना दिया गया है, राइट। तो 300A राइट टू प्रॉपर्टी कैसे याद रखोगे? भाई हमारे पास 300 एकड़ की प्रॉपर्टी है, ऐसे याद रखना। 312 ऑल इंडिया सर्विसेज, राइट। आप ऑल इंडिया सर्विसेज की तैयारी क्यों कर रहे हो? 312 क्योंकि आपको बनना है चमकता हुआ सितारा। 312 चमकता हुआ सितारा, इस चीज़ को याद रखो, ओके। इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल है 324, कैसे इलेक्शन को सुपरिटेंडेंट करना है, डायरेक्शन क्या देना है, इसका आर्टिकल है 324, ओके। कैसे याद रखोगे? पूरे इलेक्शन को मैनेज करने में 3 to 4 मंथ्स लग जाते हैं, 3 to 4 मंथ्स लग जाते हैं पूरे इलेक्शन को अनाउंस करने में, कंडक्ट कराने में लगभग 3 to 4 मंथ्स लग ही जाते हैं, ओके। बाकी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के कमीशन के लिए 338 और 338A है, ये याद रखना। ऑफिशियल लैंग्वेज का याद रखो 343 है आर्टिकल, ओके। देखो वैसे अगर आप 3 को किसी से बात करोगे, 3 को आप थर्ड बोल सकते हो, 3 को आप तृतीय बोल सकते हो, 3 को आप 3 बोल सकते हो, राइट। बट अगर आप ऑफिशियल लैंग्वेज में बात कर रहे हो किसी से, तो आप 3 को 3 ही बोलोगे, 343। आप ये नहीं कि 3 को जाके 3 बोल दोगे, या 3 को जाके आप बोल दोगे कि भाई तृतीय या थर्ड बोल दोगे, ऐसे नहीं कर सकते। ऑफिशियली बात कर रहे हो तो 343 ही होगा। इस तरह से आप याद करने के लिए याद रखना है, ऑफिशियल लैंग्वेज का आर्टिकल 343 है। वैसे तो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है देवनागरी स्क्रिप्ट में, राइट। बाकी इमरजेंसी वाले आर्टिकल्स याद रखना, 352 356 359 360, ये चारों आर्टिकल इमरजेंसी के हैं, याद रखना। फाइनेंशियल इमरजेंसी का 360 होता है, नेशनल का 352 होता है, स्टेट इमरजेंसी का 356 होता है, और 359 बात करता है फंडामेंटल राइट के सस्पेंशन की ड्यूरिंग इमरजेंसीज, राइट। कभी मैं इमरजेंसी टॉपिक क्रैक सीरीज में पढ़ाऊंगा तो आपको इन सब में डिफरेंस बताऊंगा। फिलहाल ये सारे आर्टिकल्स इमरजेंसी के याद रखना। 352 जो है वो नेशनल इमरजेंसी का है, 356 जो है वो स्टेट इमरजेंसी का है, और 360 जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी का है। सब में 4 का गैप है, ठीक है। 352 में 4 जोड़ोगे तो 352 नेशनल इमरजेंसी है, 352 में 4 जोड़ोगे तो स्टेट इमरजेंसी लग जाएगी, इसमें भी 4 जोड़ोगे तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाएगी। इस तरीके से याद रखना, ओके। कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स की बात कर लेते हैं। अमेंडमेंट्स में देखो 100 से लेकर 106 तक मैं आपको पहले बता चुका हूँ अपने स्टार्टिंग वाले क्रैक सीरीज़ के वीडियोस में। अगर पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले देख लेना, 100 से लेकर 106 तक तो बता चुका हूँ। बाकी इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं उनको जान लो, उसमें क्या क्या हुआ था, ओके। जो फर्स्ट अमेंडमेंट है 1951 में हुआ था, उसमें बेसिकली हमने 9 शेड्यूल को ऐड किया था ताकि लैंड रिफॉर्म्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो क्वेश्चन आता है 9 शेड्यूल को कौन से अमेंडमेंट से ऐड किया गया था? फर्स्ट अमेंडमेंट से, राइट। इसमें हुआ था जो भी लॉ को हम 9 शेड्यूल में डालेंगे उस पर जुडिशरी इंटरफेयर नहीं कर सकती, तो लैंड रिफॉर्म्स वाले लॉज को हमने 9 शेड्यूल में डाल दिया था। ये सब चीज़ हुआ था फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। नेहरू उस समय प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर थे, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, ओके। 7th अमेंडमेंट एक्ट क्यों हुआ था? स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन वाला एक्ट था, स्टेट को हमने रिऑर्गेनाइज किया था 1956 में, याद है, तो 7th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ही किया था। इसमें जो खास बात ये थी, इसमें हमने 1 या 2 स्टेट के लिए कॉमन हाई कोर्ट हो सकते हैं, ये भी हमने 7th अमेंडमेंट एक्ट ने बोला था। कैसे? एक साथ स्टेट्स में, एक साथ 2 स्टेट में एक हाई कोर्ट हो सकता है, राइट। तो एक साथ से याद रखना, और हमने सभी स्टेट्स को साथ साथ ऑर्गेनाइज किया था, तब भी आपको 7th अमेंडमेंट याद होना चाहिए। 7th अमेंडमेंट स्टेट को साथ साथ रीऑर्गेनाइज करने के लिए बनाया गया था। 24th अमेंडमेंट भी इंपॉर्टेंट है, मेड इट मैंडेटरी फॉर प्रेसिडेंट टू असेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये जो अमेंडमेंट हो रहे हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट ज़रूरी है उसको असेंट देना, प्रेसिडेंट वापस नहीं कर सकता जाके रिकन्सिडर करिए, राइट। तो प्रेसिडेंट को अमेंडमेंट्स पे असेंट देना ही होगा 24th में, वीटो पावर यूज़ नहीं कर सकते। कैसे याद रखोगे? 24th अमेंडमेंट है इस बारे में। देखो वैसे कोई अमेंडमेंट अगर आप बोलोगे ना कि प्रेसिडेंट प्लीज़ आप वैसे कोई कानून लाए गवर्नमेंट, तो प्रेसिडेंट प्लीज़ आप इस पर साइन कर दीजिए, असेंट दे दीजिए अपना, तो प्रेसिडेंट उसमें 2-4 बार नाटक करते हैं, 2-4 बार वापस भेजेंगे, वापस आएगा, राइट। बट अगर बात अमेंडमेंट की है तो ये 2-4 बार का जो नाटक है ये नहीं चल सकता आपका, सर। 1971 में आया था 24th अमेंडमेंट एक्ट, आपको याद होना चाहिए, ओके।
राजाओं महाराजाओं के जो प्रिवी पर्स थे उसको अबॉलिश किया गया 26th अमेंडमेंट के थ्रू 1971 में। ओके, राजाओं महाराजाओं को पैसे देती सरकार, वो सारी चीज़ें बंद की गई 26th अमेंडमेंट के थ्रू 1971 में। याद रखना 24th और 26 दोनों ही 1971 में है। ओके, अब 6 दिखते ही आपको ताला याद आना चाहिए। मैंने आर्टिकल में क्या बताया था, 266 में 2 ताले लगे हुए, ऐसे यहाँ पे 2 और 6 जब दिखा तो मतलब राजा कह रहे 2 पैसा दो, लेकिन वहाँ पे ताला लगा दिया प्राइम मिनिस्टर ने कि नहीं अब नहीं मिलेगा, ताला लग गया, आपको पैसा नहीं मिलेगा। प्राइवेट पर्स बंद हुए थे 26th अमेंडमेंट थ्रू, याद रखना। ठीक है, राजा बोल रहे हैं दो लेकिन नहीं, ताला लगा दिएगा, अब नहीं मिलेगा। ओके, 42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 42nd का ईयर भी याद होना चाहिए और 44th का ईयर भी याद होना चाहिए। ओके, ये 96 ये 76 में है, ये 78 में आया था। 42nd को बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत सारे चेंज किए थे गवर्नमेंट ने। इसी टाइम पे 42nd में ही हमने सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी वाले वर्ड प्रियम्बल में ऐड करे थे, याद रखना। 44th तो बहुत फेमस ही है, बहुत सारी चीज़ें जो इसमें गलत की गई थी इसको सही किया गया 44th में। ठीक है, बहुत सारी सिविल लिबर्टीज़ को कर्टेल कर दिया गया था इमरजेंसी के टाइम पे, उसको 44th अमेंडमेंट के थ्रू रिस्टोर किया गया। राइट, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो 44th अमेंडमेंट थी वो ये कि जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी है उसको फंडामेंटल राइट से हटा के लीगल राइट बना दिया गया। राइट, राइट टू प्रॉपर्टी को, और उसको 12 शेड्यूल में डाल दिया गया। आर्टिकल 300A 300 एकड़ की ज़मीन बताया था ना, और 12 शेड्यूल में डाल दिया गया। राइट, सभी अपनी प्रॉपर्टी को बराबर बराबर बांट लो, तो 12 शेड्यूल में प्रॉपर्टी की बात है, याद रखना, बराबर बराबर सबकी प्रॉपर्टी बढ़ गई। ओके, राइट टू प्रॉपर्टी को लीगल राइट बनाया गया 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। ओके, 52nd अमेंडमेंट बात करता है 10th शेड्यूल की, यानी एंटी डिफेक्शन लॉ की। 5 × 2 = 10, 5 to the 10, ये तो आपको याद ही रहेगा। राइट, 1985 में आया था, ईयर भी याद रखना। 61st अमेंडमेंट ने क्या किया, वोटिंग एज को 21 साल से रिड्यूस करके 18 साल के लोगों को भी हक दिया वोट डालने का। 61 ने क्या हुआ कि भाई अब 18 साल के लोग भी वोट डाल सकते हैं। ये तो बहुत पॉपुलर है, तो आपको याद ही होगा, आई एम एज्यूमिंग दैट। 69th जो है वो ग्रांटेड स्पेशल स्टेटस टू दिल्ली, इट वॉज डिजाइनेटेड एट नेशनल कैपिटल टेरिटरी। ओके, मैंने बताया ना 69th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू दिल्ली को स्पेशल स्टेटस दिया गया था, इसको नेशनल कैपिटल टेरिटरी बनाया गया था। और वैसे ही इसका आर्टिकल था 69, आर्टिकल क्या होगा 2 × 3 9। राइट, ए तो 2 3 = 6, मैंने बताया था ना, उस चीज़ से कनेक्ट कर लेना। इनका अमेंडमेंट 69 है और आर्टिकल 239 है। ओके, 73rd 74 ये तो पंचायती राज और म्यूनिसिपल वाले हैं, याद ही होगा आपको। राइट, ईयर भी याद रखना इनके। ये वाला आर्टिकल इस बार आ सकता है 84 और 87, क्योंकि डिलिमिटेशन पे काफ़ी चर्चा हो रही है। तो 84th अमेंडमेंट एक्ट 2001 में लाया गया, जिसमें बोला गया कि पार्लियामेंट्री सीट्स में अभी कोई चेंजेस नहीं होंगे, 2026 तक कोई डिलिमिटेशन नहीं होगा, और 2026 तक जो भी सीट्स हैं वो 1971 के सेंसस के अकॉर्डिंग ऐसे ही रहेंगी। ओके, 87 में क्या किया गया कि डिलिमिटेशन हो सकता है कॉन्स्टिट्यूंसीज का, बट 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग। तो 84 और 87 में क्या डिफरेंस है, याद रखना, दोनों ही डिलिमिटेशन से रिलेटेड हैं। ओके, एक में 1971 के अकॉर्डिंग 2026 तक सीट फ्रीज कर दी गई, 87 में बोला गया कि डिलिमिटेशन होगा कॉन्स्टिट्यूंसीज का 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग। राइट, 86 क्या है, 86 2002 में राइट टू एजुकेशन वाला है। राइट, याद रखना, इंपॉर्टेंट है कि फंडामेंटल राइट बना दिया गया एजुकेशन को, 6 से 14 साल तक के बच्चों की एजुकेशन फंडामेंटल राइट बन गई। तो राइट टू एजुकेशन का आर्टिकल 86 था, याद रखना, ये तो बहुत पॉपुलर है। और 2002 ईयर भी याद रखना। 89th में लाया गया, जिसमें हमने 89th अमेंडमेंट में क्या किया कि नेशनल कमीशन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को अलग अलग कर दिया। राइट, पता है ना, 338 और 338A, उन दोनों को अलग अलग कब किया गया, 89th अमेंडमेंट के थ्रू। ओके, अब ये दोनों कमीशन एक नहीं रहे 8 नहीं रहे, अभी लोग 8 नहीं रहे। राइट, 89 ऐसे याद रखना, 9 को 9, 8 मतलब 8 नहीं रहे अभी लोग। राइट, एक नहीं रहे। 91st इम्पोज लिमिट ऑन द साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड स्ट्रेंथन एंटी डिफेक्शन लॉज। 91st अमेंडमेंट में हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की साइज पर लिमिट लगा दी। ओके, इसमें ये बोला गया कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो 15% ही हो सकते हैं और द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। ओके, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी यही रूल है, 15% ही होंगे, बट स्टेट्स में मिनिमम 12 मिनिस्टर्स तो होने ही चाहिए। ये बातें किस में कही गई, 91st अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, आई होप आपको पता होंगी। ओके, और इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ को भी स्ट्रेंथन किया गया। कैसे, इसके पहले कोई भी डिफेक्ट करे, अभी क्या था कि भैया एटलीस्ट 2/3 मेंबर्स ऑफ द पार्टी एग्री होने चाहिए मर्जर के लिए, तभी आप बचोगे इस कानून से। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ वाले से। तो अभी 2/3 मर्जर से बचाने, 2/3 लोग एक साथ मर्ज कर जाएँ तो कुछ नहीं होगा। ये चीज़ें 91st अमेंडमेंट में की गई, कम से कम 2/3 लोग चाहिए। ठीक है, मर्जर के लिए, याद रखना ये चीज़। इसके पहले 1/3 मर्जर भी अलाउड था, बट इसको स्ट्रिक्ट करके 2/3 किया गया 91st अमेंडमेंट एक्ट में। ओके, 97th तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का ही है। राइट, जब आपका नो वन इज़ गिविंग योर साथ
नो साथ, जब नो वन इज गिविंग योर साथ देन सोसाइटी विल गिव योर साथ, राइट, सोसाइटी कोऑपरेट करेगी। व्हेन नो वन इज गिविंग योर साथ 97 देन सोसाइटी विल गिव योर साथ, नो साथ, ओके। 99 बात करता है एनजेएसी की, इसको अबॉलिश कर देगा तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी 100 से लेकर 105 तक मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, राइट। तो जितने अमेंडमेंट बताए हैं इसको एक बार देख लेना, इसके ट्रिक्स की ज़रूरत भी नहीं है, आप एक बार दो बार देखोगे याद हो जाएगा। इंपॉर्टेंट वाले देख के चले जाना, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में एलिमिनेशन में आपको हेल्प करेंगे। बाकी जो आर्टिकल्स याद करवाए हैं वो भी याद कर लेना, ओके। इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ था हमारे देश में कैबिनेट मिशन के तहत, सितंबर 2 1946 को इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्मेशन हुआ था। तो ये भी देख लो फटाफट कि किसको क्या पोर्टफोलियो मिला था। जवाहरलाल नेहरू तो इंपॉर्टेंट थे तो उनको तो वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया पूरे काउंसिल का, और वैसे प्रेसिडेंट तो वाइस रॉय थे, तो वाइस प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। याद रखना, ऐसा स्टेटमेंट है यूपीसी देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट वॉज जवाहरलाल नेहरू, तो गलत होगा, वाइस प्रेसिडेंट थे काउंसिल के, राइट। काउंसिल के प्रेसिडेंट तो अभी भी वाइस रॉय ही थे, क्योंकि ये इंटरिम गवर्नमेंट है, राइट। और एक्सटर्नल अफेयर्स वगैरह, कॉमनवेल्थ रिलेशंस, ये सब देखना नेहरू का काम था, ओके। और बाहर की जिम्मेदारियाँ, बाहर के रिश्ते नेहरू को सौंपे गए, और घर के अंदर के रिश्ते, घर के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन चल रही है, सारे रिश्ते सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपे गए। तो होम इन्फॉर्मेशन की जिम्मेदारी सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी गई। राजेंद्र प्रसाद को दिया गया फूड एंड एग्रीकल्चर। ऑब्वियसली भाई प्रसाद है तो प्रसाद क्या है, प्रसाद एक तरह का फूड है, तो याद रखना प्रसाद, फूड मिला, फूड में मैंने प्रसाद खाया, राइट। जॉन मैथाई को इंडस्ट्रीज एंड सप्लाई की जिम्मेदारी दी, कैसे याद रखोगे भाई, मैथाई हैं तो मैथ्स आती थी, तो इंडस्ट्री वगैरह यही संभाले, जिनको मैथ आती है कैलकुलेशन करनी पड़ेगा ना इंडस्ट्रीज़ में, तो मैथ्स आती थी इसलिए इनको इंडस्ट्री का डिपार्टमेंट दे दिया गया। जगजीवन राम लेबर, ओके, जो लोग लेबर वगैरह होते हैं उनकी ज़िंदगी ऐसी चलती है, राम भरोसे चलती है उनकी ज़िंदगी लेबर वगैरह की, राइट, कभी कमाई है कभी नहीं है, तो लेबर जो है वो राम भरोसे, इस तरह याद रखना। सरदार बलदेव सिंह को डिफेंस का डिपार्टमेंट दिया गया, क्यों, क्योंकि बहुत बल था इनके पास, और डिफेंस में तो बलवान लोग ही चाहिए, इस तरीके से इनका याद रखना पोर्टफोलियो। CH भाभा की बात करें तो वर्क्स माइंस एंड पावर्स, राइट, माइन के अंदर वर्क करोगे उसके अंदर से एक अजीब सी भाभक निकलती रहती है, राइट, भाभक निकलती रहती है कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पे, तो माइंस वर्क्स पावर के पास बहुत ज़्यादा आग होती है तो बहुत ज़्यादा भाभक निकलती है, भाभा, राइट। लियाकत अली खान को फाइनेंस दिया गया, फाइनेंस है तो भाई लॉकर की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो लॉकर, लियाकत लॉकर, ऐसे याद रखना, फाइनेंस है तो लॉकर की ज़रूरत पड़ेगी। अब्दुल रब निस्तार पोस्ट एंड एयर की जिम्मेदारी गई। आजकल एयरलाइंस का नाम पता होगा ना, विस्तारा, वैसे ही निस्तारा जो है एयरलाइंस, तो विस्तारा एयरलाइंस से आप निस्तारा एयरलाइंस याद रखना, तो आपको याद रहेगा। एक एक वर्ड भी देखोगे ना तो ऑप्शन देके याद आ जाएगा। आसफ अली को दिया गया रेलवेज एंड ट्रांसपोर्ट, ओके। आप जब भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाते हो, रेलवेज में जाते हो, आप क्या चेक करते हो भाई, साफ़ सफाई है कि नहीं, तो आसाफ अली, साफ़ अली कि नहीं अली, राइट, ये चीज़ चेक करते हो। तो आसफ अली रेलवेज और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हमेशा चेक करते हो वाशरूम वगैरह साफ़ है कि नहीं, तो आसफ अली याद रखना। सी राजागोपालचारी, बताइए, बहुत आर्टिस्टिक आदमी थे, बंगाली थे, तो एजुकेशन और आर्ट्स में उनका इंटरेस्ट था, ये तो याद ही रहेगा। आई चुंदरीगर जो है कॉमर्स में थे, यानी कि आई चुंदरीगर का अपना चुनरी का बिजनेस था, चुनरी बेचने का बिजनेस था, तो कॉमर्स बिजनेस याद रखना। गजनफर अली खान हेल्थ पे ध्यान नहीं रखोगे तो गुजर जाओगे, गजनाफर, राइट। जोगिंदर नाथ मंडल लॉ, ओके। अब मंडल लॉ ये सब याद रखना, ओके, मंडल से लॉ वगैरह मैच करता है ना, तो याद रखना इसको। तो आई होप आपको ये पोर्टफोलियोज भी याद हो गए हों। लास्टली ये कुछ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कमिटीज़ हैं, ये भी याद रखना कि राजेंद्र प्रसाद को बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट दिए गए थे, जैसे कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर का, स्टीयरिंग कमेटी का, फाइनेंस स्टाफ का, राइट, ये सारे, नेशनल फ्लैग की कमेटी एडहॉक थी, ये सब राजेंद्र प्रसाद को दी गई थी, याद रखना इसको। और जवाहरलाल नेहरू को तो पूरे यूनियन को कॉन्स्टिट्यूट करने की, पूरे यूनियन के पावर्स, स्टेट्स की कमेटी, ये सब जवाहरलाल नेहरू को दी गई। वहीं वल्लभ भाई पटेल को फंडामेंटल राइट्स की, माइनॉरिटीज़ की, ट्राइबल्स की एडवाइजरी कमेटीज़ का पोर्टफोलियो दिया गया, राइट, कि सब कमिटीज़ हैं, कोई पोर्टफोलियो नहीं है, सॉरी, हाँ। और BR अम्बेडकर तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बनाए गए, बताइए आपको। और क्रेडेंशियल्स कमेटी आल्हादी कृष्ण स्वामी अय्यर, तो ये कमिटीज़ और उनके चेयरमैन के नाम भी याद रखना, ओके। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा फैक्ट हैवी हो गया है। सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन टेक केयर, कीप रिवाइजिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशंस। थैंक यू। अगर आपको चीज़ें याद हुई हैं तो बताना ज़रूर कमेंट में, सर याद हो रहा है, ओके। चलो बाय बाय।